नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज आओ स्टार्ट कर ले। तो पिछली वेक्टर्स की दोनों क्लास के अंदर बेटे हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कवर करी हैं और पिछली जो वेक्टर 2 दूसरा लेक्चर था उसके अंदर मेन डेफिनेशन दैट इज पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ये दोनों चीज़ लिखनी सीख ली थी। हमें अब ये बात समझ में आती है कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या चीज़ है और जब कोई इक्वेशन लिखी जाती है, जब कोई पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं आपके सामने कोई भी इक्वेशन लिखूं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, ये वेक्टर हमको क्या शो करता है, ये बात हमें फिजिकली समझ में आनी चाहिए। ये हमने पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिया बेटे, ठीक है। अब नया टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो वेक्टर के अंदर मैं आप लोगों को एक तो एडिशन पढ़ाऊंगा, फिर सब्ट्रैक्शन नाम का कोई टॉपिक नहीं होता, वेक्टर्स का कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन नाम का कोई टॉपिक नहीं होगा। क्लियर है? या तो वेक्टर्स ऐड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। तो जब मैं आपको एडिशन पढ़ा दूं उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई पे आऊँगा, आप ये नहीं कहोगे सर सब्ट्रैक्शन नहीं कराया। वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है बेटे। हाँ, कभी हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना है तो हम विद द हेल्प ऑफ एडिशन या विद द नॉलेज ऑफ एडिशन उसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये अलग से कोई टॉपिक नहीं होगा। बात समझ में आई है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आ जाओ कर स्टार्ट। देखो जहां तक बात है बेटे एडिशन की, ये दो तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। क्या साहब? एक तो ग्राफिकल मेथड से एडिशन, एक तो ग्राफिकल मेथड से आपको आना चाहिए और एक होता है बेटे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल कह दो या फिर साहब मैथमेटिकल कह दो, ठीक है ना, एनालिटिकल मेथड। और इस मेथड के अंदर हमारे सिलेबस में दो लॉ हैं। एक तो है बेटे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ को ही थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो एक लॉ और बन जाता है, ये भी अलग से पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली इसी का बड़ा रूप है, वो ट्रायंगल लॉ ही मेन है। तो दो ही मेन लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है, एक ट्रायंगल लॉ है। और जब आप इसको पढ़ लोगे फिर आपको एक बात समझ में आए कि ये दोनों भी एक ही चीज़ है, अंदाज अलग है बस। क्लियर? तो एक अंदाज तो ये है, दैट इज एनालिटिकल मेथड। एक अंदाज ये है। बच्चा बोला सर ये दो तरीके से वेक्टर ऐड करना सिखाओगे? हाँ सर। देखो जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल, तो उस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें चलती हैं। एक तो हमें उसका डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। वो तो लैंग्वेज लिख के देगा न्यूमेरिकल की, उसमें वेक्टर्स होंगे, तो एक तो हमें उसका डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए और बाकी उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो जो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे न्यूमेरिकल का, वो हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करते हैं, इसकी नॉलेज से ड्रॉ करेंगे। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा जाएगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख करके लाते हैं, कैलकुलेशन करके लाते हैं, वो ये मेथड आ जाएगा एनालिटिकल। उसमें मेरी मर्जी होगी मैं इससे करूं या उससे करूं। बात समझ में आती है? तो दोनों ही मेथड अपने एक ही न्यूमेरिकल में दोनों यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड वैसे बच्चों का खेल है, छोटी सी बात है, लेकिन मेथड तो मेथड है साहब, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन को रोकिए और एक बार इसको ऐसे ही लिख दो पेज के ऊपर। अब आ जा बेटे, अब मेन हेडिंग बना दे ग्राफिकल मेथड। मेन हेडिंग बना ग्राफिकल मेथड। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप बोर्ड से, ठीक है। जो भी बोर्ड पर आपको लॉ दिखाई देता है इसको आराम से नोट कर लेना है क्या सब ग्राफिकल मेथड का लॉ। देखो, दिस रूल स्टेट्स दैट द वेक्टर्स टू बी एडेड आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर that the head of the first vector coincide with the tail of second vector and the head of second vector with the tail of third vector and so on. So a single vector drawn from the tail of first vector to the head of the last vector represent the resultant vector. बच्चा बोला मतलब इधर देख सब ग्राफिकल मेथड, मतलब इधर देख, सीधा साधा नियम है साहब। हमसे दो वेक्टर ऐड करने को बोलेगा,
2 वेक्टर, ठीक है साहब, 2 वेक्टर देगा या 3 वेक्टर, जितने वेक्टर देगा। सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर को देख बेटे, नंबर फर्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर आप सभी जानते हो। मान ली किसी न्यूमेरिकल के अंदर 2 वेक्टर हैं बेटे, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है साहब, है कोलिनियर है? हाँ सर, एक ही तरफ जाते हैं, दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है साहब। मुझसे कहता है साहब इनको ऐड करिए। देखो ऐड करने का सीधा साधा नियम है साहब, दोनों में से किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लो, दोनों में से किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लो। याद है पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको वेक्टर्स में लिखा, ये पहली प्रॉपर्टी, और उसमें लिखा था आपको साहब ये प्रॉपर्टी नहीं है, जन्नत है। प्रॉपर्टी क्या थी कि व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड नेवर चेंजेस, ये साहब प्रॉपर्टी नहीं है, जन्नत है, जन्नत है ये। 2 वेक्टर ऐड करने को बोलता है, इनको ऐड करिए साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 2 वेक्टर दे रखे हैं, किसी एक वेक्टर को फिक्स कर लो। मैंने सर ए फिक्स कर दिया, देखियो ध्यान से, सर ए फिक्स कर दिया, ये ले लिया, ये लेंथ सेम रखी है, डायरेक्शन सेम है, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है बेटे कि दूसरे वेक्टर की जो टेल है, दूसरे वेक्टर की जो टेल है, ये टेल है, उसको पहले के हेड पर ला करके टेक दो। दूसरे की टेल को यहां लिख देता हूं, दूसरे की टेल को पहले के हेड पर, ये नियम है। दूसरे की टेल को पहले के हेड पर लाकर के रखो, ये रख दिया साहब, ये रख दिया, दिस इज वेक्टर बी। अब ये रख दिया साहब, यही था ना रूल, 2 ही वेक्टर थे, किसी एक को फिक्स किया, किसी एक को, मैं बी को भी कर सकता था, पहले मैंने ए को कर लिया और दूसरे की जो बी की टेल थी वो पहले के हेड पर रख दी। अब आपको करना क्या है, जो इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब इनका जो सम होगा, इनका जो इफेक्ट होगा, यहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है इन दोनों का सम या इन दोनों वेक्टर्स का इफेक्ट। वो इफेक्ट क्या होगा कि पहले की टेल से और दूसरे के हेड के लिए जो वेक्टर बनेगा, मैं उसको इस फिगर में अलग से बना देता हूं बेटे। तो पहले की टेल से दूसरे के हेड के लिए जो सिंगल वेक्टर बनेगा वो ये वेक्टर बनेगा, और दिस वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर बनता है। 2 वेक्टर ऐड करने को बोलता है साहब, ये आया इनका आंसर, ये इफेक्ट है। अब मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं, इधर सुनिए, ये 10 न्यूटन की फोर्स है, ये 15 न्यूटन की फोर्स है, क्या दोनों फोर्स एक ही तरफ लग रही हैं? हाँ साहब, एक बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स एक तरफ लग रही हैं, ठीक है साहब। तो बताना नेट फोर्स कितनी हो गई सर? 15 और 10 25 न्यूटन हो गई। तो साहब ये वेक्टर 25 न्यूटन का है, ये वेक्टर 25 न्यूटन का है। बात समझ में आती है? तो ये तरीका होता है 2 वेक्टर्स को ऐड करने का। बच्चा बोलता है सर कोई जरूरी है कि दोनों डायरेक्शन एक तरफ हो, अपोजिट हो तो, या किसी एंगल पे हो? तो एंगल वाला तो जनरल केस है, उसे तो इसके बाद करेंगे, पहले अपोजिट देख ले। मान ले साहब एक वेक्टर मेरे को ये दे दिया, दिस इज वेक्टर ए, समझना बात को, और ये बी है, कहता है साहब ऐड करो दोनों को। अब एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लगती हैं, एक इस साइड लगती है और एक इस साइड लगती है। साफ देख मैग्नीट्यूड ए का ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेंथ ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो इधर वाला वेक्टर बड़ा दे रखा है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि पहले किसी एक को फिक्स कर, किसी एक को, साहब मैंने ए को ही फिक्स कर दिया, लेंथ नहीं चेंज करी, ठीक है ना, लेंथ चेंज नहीं करी है और डायरेक्शन तो है ही नहीं चेंज, ये ए फिक्स कर दिया, ठीक है साहब। अब नियम क्या कहता है कि दूसरे की टेल पहले के हेड पर, दूसरा बी है, उसकी टेल मैं रेड कलर से बना देता हूं बी को, ये रही दूसरे की टेल पहले के हेड पर। जब व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ नेवर चेंज, बी ये आ गया साहब, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, लेंथ चेंज मत करना। ये वेक्टर उठा के ये टेक दिया। अब रिजल्टेंट कहां से कहां तक है कि पहले की टेल से दूसरे के हेड के लिए, तो पहले की टेल ये है, दूसरे का हेड ये है, तो ये जो वेक्टर बच करके गया है ना बेटे, दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बच्चा बोला ये सब्ट्रैक्शन तो कर रखा है, या आपको लगा सब्ट्रैक्शन है, लेकिन इसके अंदर नियम यही लगा है कि दूसरे की टेल से पहले के हेड पर ही एडिशन का लॉ है।
इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सब्ट्रैक्शन नाम का कोई टॉपिक नहीं है जो अलग से पढ़ा जाता है, वो एडिशन में ही आ जाता है। अब ये डायग्राम ड्रॉ करना आया मेरे को कब, जब दो वेक्टर कोलिनियर दे रखे हों, सही है, सेम डायरेक्शन के अंदर हों, और जब दोनों कोलिनियर हों लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हों। ये कॉमन सेंस भी कहती है। ये 10 का था, ये 15 का, ये 25 का वेक्टर हुआ साहब, ये 15 का, ये 5 का था। लेट एक बॉडी के ऊपर 15 न्यूटन इधर लगती है, 5 इधर लगती है, नेट कितनी बची साहब? सर 10 बची। किधर बचेगी? जिधर बड़ा वेक्टर होगा। बड़ा किधर है? ए है, इस साइड है, ये रिजल्टेंट आ गया। बात समझ में आई है? नहीं तो जिधर बड़ा वेक्टर होता है ना उधर ही आंसर बचता है। ए बड़ा है, इधर आंसर बचा है। बात समझ में आई? तो स्किन को रोक, पहले इन दोनों को लिख, पहले ये लिख, ये नंबर फर्स्ट बना लेना बेटे, ठीक है। उसके बाद इसको लिखियो, ये नंबर सेकंड बना देना। अब फिर जनरल केस पे आ जाते हैं, दोनों को लिख। अब कोई भी दो वेक्टर एंगल पर ले ले, मेन तो बेटे एंगल वाला ही है, ठीक है ना। ये दोनों जो चीजें हैं ये तो बच्चों का खेल थी, आप जानते ही हो, ठीक है। जो मेन है वो है जब कोई दो वेक्टर किसी एंगल पर आ जाएं। अब देख इधर, मान ले कोई दो वेक्टर हैं बेटे, ठीक है। एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, एक इस साइड लगता है और एक इधर लगता है, मतलब किसी एंगल पर है। देखो पहले तो इस सिचुएशन को समझना बेटे, ये दो वेक्टर किसी बॉडी पर लग रहे होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। मतलब जैसे इसी फिगर को ऐसे बना देता हूँ, मान लो कोई न्यूमेरिकल मेरे को गिवन है, उस न्यूमेरिकल के अंदर ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर एक इस साइड फोर्स लगती है 10 न्यूटन की और एक इस साइड फोर्स लगती है इस साइड, ठीक है। और मान लो ये भी 10 न्यूटन की है और वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है थीटा पर। ये फिगर सेम है। मैं अभी जनरल समझा रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ा दूर दूर दिखा रखी है, न्यूमेरिकल वाइज वो वही हो जाएगी कि व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट नेवर चेंजेस। ये उठा ये फिगर है। अब किसी बच्चे के सामने आप ये फिगर बना दो, ये उससे पूछो कि साहब कोई टेबल है, उस टेबल को एक बच्चा 10 से इधर खींचता है, एक इधर खींचता है। ये तो बोर्ड पे बनी हुई है, रियल लाइफ में आप एक इधर खींच के जा रहा होगा, ठीक है ना, एक 60 के एंगल पे दूसरी तरफ खींच रहा होगा। वो टेबल किधर जाएगी? वो टेबल किधर मूव करेगी? अगर वो मोशन में आती है तो किस साइड जाएगी? तो कॉमन सेंस कहती है ना तो टेबल इधर जाए ना इधर जाए। इन दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है, इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो सम है, वो टेबल उधर जाएगी। और वो सम किधर आएगा? वो इनके बीचों बीच कहीं आएगा, ऐसे। बात समझ में आई है? ठीक है ना बेटे, इसी को हम लोग एडिशन कहते हैं। पहले डायग्राम को ड्रॉ करना सीखो, रिजल्टेंट को दिखाते कैसे। इधर देखो, नियम वही अपना पुराना सा, दोनों में से किसी एक वेक्टर को फिक्स कर ले, दोनों में से किसी एक को। बच्चा कहता है सर मैं ए को करूंगा, ध्यान से देखना, ए को फिक्स कर लिया। फिक्स करने का मतलब है कि उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब नियम क्या कहता है? दूसरे की टेल पहले के हेड पर। दूसरा है बी, व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट नेवर चेंजेस। साहब ये रहा बी। बेटे मैं अगर ड्रॉ करता हूं, बाई चांस लेंथ कम ज़्यादा हो जाती है ना, तो आप तो स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है। ये दूसरे का टेल पहले के हेड पर हो गया। अब रिजल्टेंट किधर होगा साहब? रिजल्टेंट होता है पहले की टेल से दूसरे के हेड के लिए जो वेक्टर जाएगा। पहले की टेल से दूसरे के हेड के लिए, तो पहले की टेल से दूसरे के हेड के लिए ये जो वेक्टर गया है बेटे, ये रिजल्टेंट है। दिस इज आर वेक्टर विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैंने ये जो लिखा है ना बेटे, ये वेक्टर का वेक्टर लिखा हुआ, ये वाला वेक्टर, और ये वेक्टर सम है। ऐसा मत सोचना कि आप ये कहो कि सर ये 10 है, ये 10 है, तो क्या ये आंसर 20 होगा? नहीं, ये 20 नहीं होगा। अभी बस डायग्राम ड्रॉ करना सीखा है। 20 ये क्या नाम है सर, वैल्यू कितनी होगी ये अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो एनालिटिकल मेथड में आएगा। बस फिलहाल इतना समझो कि ये जो रेड कलर का वेक्टर मैंने दिखाया दैट इज आर, ये इन दोनों का सम है, ये इन दोनों का सम है। इनका रिजल्टेंट इधर जा रहा होगा। ये ग्राफिकल मेथड। एक बच्चा बोला सर मैं तो बी को फिक्स करूंगा। बच्चा अंदाज अपना अपना, बी को फिक्स कर साहब, व्हेन वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड नेवर चेंज, बी को फिक्स कर दिया। सब यहां दिखाया, ये रहा बी, बी को फिक्स कर दिया, ठीक है सर। अब सर ए को उठा करके लाओ,
सही है ना। दूसरे की टेल पहले के हेड पर, पहला ये बना दिया आपने, दूसरे की टेल, ये ए हो गया साहब, ये वेक्टर ए हो गया। अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि पहले की टेल से दूसरे के हेड के लिए जो वेक्टर जाएगा, पहले की टेल से दूसरे के हेड के लिए साहब ये वेक्टर जाएगा, और ये वेक्टर कहलाता है r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये वेक्टर सम लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप ऐसे 10-10-20 नहीं करोगे इसे, ये जोड़ना मैं सिखाऊंगा, फिलहाल डायग्राम पे कंसंट्रेट करना है खाली। अब एक बच्चे ने ये फिगर बनाई, एक ने ये फिगर बनाई, किसकी फिगर सही है साहब, ये दोनों की सही है। आप दोनों बच्चों का जो रिजल्टेंट है उसको पकड़िए, जो रिजल्टेंट है, क्या आपको दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही तरफ लगती है, हाँ साहब। क्या आपको उनकी लेंथ, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम लग रहा है, हाँ साहब सेम है। मेरे से छोटे बड़े हो सकते हैं थोड़े, आप जब स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये 101% सेम आएंगे, वैसे भी फिगर में सेम दिखाई देते हैं, डायरेक्शन भी सेम है। क्या ये दोनों फिगर सही है, ये दोनों फिगर सही है। ये इलस्ट्रेशन, ये एग्जांपल मुझे ये बता देता है कि साहब दोनों में से किसी वेक्टर को पहले फिक्स कर लो, डायग्राम गलत नहीं होता है, डायग्राम गलत नहीं होता है कभी। मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ, दैट सुनना। एक न्यूमेरिकल है साहब, उसमें कहता है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर कहता है बारिश हो रही है, रेन नीचे की तरफ गिर रही है साहब वर्टिकली, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है साहब, 40 की स्पीड से नीचे की तरफ है। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली, हवा ने बहना चालू कर दिया हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। हवा चलती है, विंड, W फॉर विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड मुझे दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर मेरे से जो भी वो आंसर पूछेगा, रिजल्टेंट बताओ, फलाना ढिमका, कुछ ही पूछो। सबसे पहले बात है कि मुझे इन दोनों का सम करना आना चाहिए। सवाल इसमें ये आता है कि बारिश हो रही थी, हवा बह रही थी, एक बच्चा बस स्टैंड पे खड़ा था, बताइए छाता किधर करे अपने आप को सेफ कर सके, और ये बताइए कि उसको बारिश किस वेलोसिटी से टकराएगी, किस वेलोसिटी से लगेगी। मतलब इन दो वेक्टर का सम चाहता है। अभी हम लोग ग्राफिकल कर रहे हैं तो हम डायग्राम पे कंसंट्रेट करेंगे खाली। फिगर में दो वेक्टर का जिक्र किया हुआ था न्यूमेरिकल में, लैंग्वेज में देगा वो तो, बारिश हो रही है वर्टिकली और विंड ब्लो करती है हॉरिजॉन्टली, ये दो लैंग्वेज दे रखी थी। एक का मैग्नीट्यूड 40 है, एक का 20 है। 40 और 20 से मैं अंदाज़ा लगा गया कि जो दो वेक्टर मैं फिगर में यूज़ करूँगा उनका मैग्नीट्यूड जो है बराबर नहीं दिखाना, लेंथ बराबर नहीं दिखानी है। एक अगर इतना बड़ा वेक्टर दिखाया है तो एक उसका आधी लेंथ का दिखाना है, क्योंकि वो 20 मैग्नीट्यूड है, वो 40 है। ये ध्यान रखिएगा बेटे, पढ़े लिखे बच्चे से उम्मीद करी जाती है कि वो मैग्नीट्यूड और डायग्राम, ये क्या, जब लेंथ ड्रॉ करता है इनके अंदर रिलेशन फिगर में दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि आप बराबर बराबर ड्रॉ कर दो, सर तीर ही तो खींचना था, एरो ही तो लग, नहीं साहब। वो रिलेशन जो मैग्नीट्यूड में है वो फिगर के डायरेक्ट उसमें क्या नाम है, डायग्राम के अंदर लेंथ में वेक्टर की दिखनी चाहिए। अब दो बच्चे हैं, एक ही डायग्राम ड्रॉ करके गए, ध्यान से देखियो, एक ही डायग्राम। एक बच्चे ने इसको फिक्स किया, बोला सर ये फिक्स कर दिया, ये मैंने पहला वेक्टर है, ठीक है सर, वी आ रहा है, डाउनवर्ड है, ठीक है, वेक्टर लगा देता हूँ। फिर इसको उठा करके लाया, इसके हेड पर टेक दिया, उसकी टेल इसके हेड पर, ये VW बनाया, विंड। नियम कहता है पहले की टेल से दूसरे का हेड, पहले की टेल से दूसरे का हेड, ये दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिससे बारिश उस बच्चे को या रेन बच्चे को स्ट्राइक करेगी। ये एक बच्चे की फिगर, ठीक है साहब। दूसरा बच्चे ने इसको फिक्स किया, ठीक है साहब, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, ये फिक्स हो गया सर। पहले की टेल हेड पर दूसरे की टेल, पहले के हेड पर दूसरे की टेल, ये आ गई, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। फाइनल आंसर, पहले की टेल से दूसरे का हेड, पहले की टेल से दूसरे का हेड, दिस इज V वेक्टर, दैट इज इक्वल टू VR प्लस में VW। ये दो बच्चे दो डायग्राम बना करके आ गए। किसका डायग्राम सही है साहब, फिगर किसकी सही है साहब, ये दोनों बच्चों की सही है। दोनों के डायग्राम में आपको अंतर लगता होगा, इसमें वेक्टर ये W इसमें नीचे, इसमें इधर है, इसमें उधर है। जो फाइनल रिजल्टेंट है उस पर कंसंट्रेट कर, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, हाँ सर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सेम है, हाँ सर। ये दोनों डायग्राम करेक्ट है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एक डायग्राम और ड्रॉ होगा, तीसरा, ठीक है, वो इसे भी आसान पड़ेगा न्यूमेरिकल वाइज, लेकिन डायग्राम ये दोनों करेक्ट है।
जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, एक टीचर ने उसको बुक में ऐसे सॉल्व कर रखा है, एक ने ऐसे सॉल्व कर रखा ऑथर ने कि सर ये सही है, ये आप दोनों सही है, ये दोनों सही, अंदाज अपना अपना। बात समझ में आती है? इसे कहते हैं एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब बच्चा बोला 3 वेक्टर दे दे, कोई 3 दो 4 दो, बेसिक यही है। एक को फिक्स करो, दूसरे को उठाओ, तीसरे को उठाओ, चौथे को उठाओ, सही है ना। दूसरे की टेल पहले के हेड पर, तीसरे की टेल दूसरे के हेड पर, चौथे की टेल तीसरे के हेड पर, जो फिगर ड्रॉ हो जाए लास्ट में पहली की टेल से लास्ट के हेड के लिए जो भी वेक्टर बचेगा जाएगा वो उनका सम होता हुआ रिजल्टेंट होता। रिजल्टेंट वर्ड से मत घबराइएगा, अब ये फ्रीक्वेंटली यही यूज होना है। इनका जो 2 फोर्सेस का जो इफेक्ट आता है उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। अब जैसे यही डायग्राम था, बच्चा इस फॉर्म में इससे ड्रॉ करना चाहते हो, रिजल्टेंट ऐसे होगा। इस वेक्टर को उठा करके इसके हेड पर टेक दो, ये लगा दिया साहब, पहले की टेल से दूसरे के हेड, ये रिजल्टेंट गया, ये आंसर आएगा, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। इस टेबल को जब 2 बच्चे खींच रहे थे वो टेबल इधर जाएगी, इधर नेट फोर्स आएगी, ये नेट फोर्स है, ये रिजल्टेंट है। इसे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। बच्चा बोला 2 से ज़्यादा है, हाँ 2 से ज़्यादा आ जाओ, ठीक है। एक बार स्क्रीन को रोक और आप इनको ड्रॉ करो। अब 3 वेक्टर वाला देख, 2 वेक्टर हो गया ना, 3 वेक्टर वाली फिगर देख, 3 वेक्टर दे दे 4 दे दे, सेम कंसेप्ट चलता है बेटे, ठीक है। मान लो मुझे कोई 3 ही वेक्टर गिवन कर दिए, लेट वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। 3 वेक्टर दे दिए साहब, मुझसे कहता है रिजल्टेंट बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक वेक्टर को फिक्स करो। ज़्यादा बेटर है कि जो हॉरिजॉन्टल ए दे रखा और ए से स्टार्ट करो, ठीक है बेटे, कर किसी को सकते हो, ठीक है। मैंने ए को फिक्स किया साहब, ए को फिक्स कर दिया। अब ये पहला बना दिया, ये दूसरा ले लेते हैं। दूसरे की टेल पहले के हेड पर, व्हेन वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड नेवर चेंजेस, बी को उठा करके ये रख दिया, ये बी आ गया साहब, 2 का काम हुआ। तीसरे को लगा व्हेन वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड नेवर चेंजेस, साहब ये सी वेक्टर हो गया। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा साहब, नियम कहता है पहले की टेल से लास्ट के हेड के लिए, तीसरे वाले के हेड के लिए जो भी वेक्टर ड्रॉ होगा वो रिजल्टेंट होगा। तो जब आप पहले की टेल से इसके हेड के लिए जाओगे तो ये रिजल्टेंट आता है। दिस इज नोन एज आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दिस इज वेक्टर सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये डायग्राम है, अभी मैंने इसका मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, कहीं ऐसा मत करना है 10 10 और 10 तीनों आ जाएं फॉर एग्जांपल, तो आपको ये 30 आंसर है, 30 नहीं है, ये वो मैग्नीट्यूड है 30 जो आप निकालो, मैग्नीट्यूड निकालना मैं सिखाऊंगा भी। ये फिगर ड्रॉ हो रही है, दिस इज अ वेक्टर सम। इन सभी के ऊपर जब लॉ लग जाएगा, एनालिटिकल मेथड लग जाएगी तो फाइनल आंसर इधर ही आएगा, चाहे कुछ हो जाओ, और इतना मैग्नीट्यूड लेकर के आएगा, इतनी लेंथ लेके आएगा। क्लियर है? कोई मुझसे कहेगा ऐसा मैग्नीट्यूड तो इसका अलग लिखा जाएगा बेटे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर वो इज इक्वल टू होगा जो भी हम इस पे लॉ लगाएंगे, और वो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ, उससे आंसर अलग आएगा। ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, ये मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। इस जब भी किसी को सम करते समय वेक्टर लग जाए ना, आप समझ जाना पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ लगाना है भी इसके अंदर जब मैग्नीट्यूड आएगा। ये 2 थे साहब। बच्चा बोले 4 आ जाओ 5 आ जाओ 6 10 कोई मतलब नहीं है, वैसे 3 4 से फालतू आते भी नहीं है, ठीक है। मान लो 4 वेक्टर का एक उठाते हैं, एक वेक्टर ए साहब, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, कहता है इनको सम करो। मैं आपको गिवन कर देता हूं, ये सभी के मैग्नीट्यूड सेम है बेटे, सभी के मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम। हियर ये गिवन कर दिया, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के बराबर है, वो सी के बराबर है और वो डी के बराबर है। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब मान लो ये फोर्स हैं चारों, और ये वो क्या नाम है 10-10 न्यूटन की हैं चारों। अब कहता है डायग्राम ड्रॉ करो। आओ सर, किसी एक को फिक्स करो, एक को कर दूं ज़्यादा बेटर है। एक को फिक्स किया साहब, व्हेन वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ एंड नेवर चेंजेस, एक रख दिया साहब।
इसको पहला माना, दूसरा किसे मानूं, बी को ही मान लो, ज़्यादा बेटर मान किसी को सकते हो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ डायग्राम चेंज हो जाएंगे लेकिन रिजल्टेंट नहीं बदलेगा। बी को लाया, बी को दूसरा माना, बी की टेल पहले के हेड पर ये रख दी साहब, ये वेक्टर भी आ गया। सी को लिया, ये वेक्टर सी आ गया सर। डी को लिया सर, ये वेक्टर डी आ गया। बच्चा बोला कि सर ये तो स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, स्क्वायर इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर की लेंथ बराबर थी, सब बराबर है तो फिर तो स्क्वायर आएगा, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल सेम ऐसी दे रखी है, ऊपर नीचे इधर, ये इसके एंटी पैरेलल है, ये इसके मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये सही है सर। कहता रिजल्टेंट निकालो। अब रिजल्टेंट का नियम होता है कि ये पहला था, पहले की टेल से लास्ट के हेड के लिए जाओ। अब साहब जब पहले की टेल से लास्ट के हेड के लिए जाता हूं तो यहां तो कुछ नहीं गया, ये तो कोइंसाइड कर गए दोनों, और कोइंसाइड करने का मतलब साहब ये नल वेक्टर है भाई, इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं आया, ये तो नल वेक्टर हो गया। हाँ, तो अब जब ये चारों फोर्स आपस में जुड़ेंगी ना बेटे तो इनका रिजल्टेंट आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी, इसका आंसर है नल वेक्टर, 0 वेक्टर। अब मैं किसी उसके एग्जाम्पल उठाऊँ ना, जैसे आपको एक एग्जाम्पल वैसे समझा देता हूँ इसका, कोई भी एक एग्जाम्पल उठाता हूँ। देखो ये फोर्स इधर ले लेता हूँ 10 न्यूटन की, ये लग गई 10 न्यूटन। सी इसके अपोजिट है, इस साइड रख देता हूँ, ये 10 न्यूटन। बी ऊपर है, ये भी 10 ही लेनी है, 10 न्यूटन। डी नीचे है, ये भी 10 न्यूटन। अब बड़े बच्चों ये फिगर और ये फिगर सेम है जो आपके सामने बनी हुई है, बस मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी है जिससे आपको थोड़ी सी फीलिंग आ जाए, थोड़ा ये समझ में आ जाए। अब किसी बच्चे से पूछ लो कि भाई एक बॉडी के ऊपर ये 4 फोर्स लग रही हैं, बताना बॉडी किधर मूव करेगी, मोशन किधर होगा। हर छोटा से छोटा बच्चा बता देगा सर ये इसको बैलेंस कर जाएगी, ये इसको बैलेंस करेगी, ये तो कहीं मूव ही नहीं करेगी। बॉडी पर 4 फोर्स थी लेकिन बॉडी मोशन में नहीं गई। क्यों साहब, वो रिजल्टेंट उनका ऐसे सेट हुआ, वो 0 आंसर आ रहा है। ये इसको खा जाएगी, ये इसको खा जाएगी, ये तो 0 है। ये फिगर और ये फिगर और ये फिगर ये एक ही हैं। अंदाज देख तू डायग्राम का, एक ही फिगर है। इसको ऐसे बना लो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, सब एक है। बात समझ आइए बेटे। इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है बेटे, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स ना इसे ग्राफिकल मेथड पे भी आ जाते हैं, कंसेप्चुअल। जैसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, चलो आप स्क्रीन को रोको, ये बनाना है, उसके साथ सामने ये फिगर बनानी है, फिर ये बनाना है, उसके सामने ये फिगर बनानी है। स्क्रीन को रोक, नोट कर, लिख लिया। इस ग्राफिकल मेथड के ऊपर ना एक एग्जांपल ले बेटे, सही है, ये क्वेश्चन 2 प्रूफ में आ जाता है पेपर में। एग्जाम्पल देख, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख। क्वेश्चन कहता है कि ABCD एक पैलोग्राम है साहब, ठीक है साहब, ABCD कोई पैलोग्राम है, उसके 2 डायगोनल हैं, एक AC है और एक BD है। AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स, ये 2 डायगोनल्स हैं बेटे। देन प्रूव दैट, कहता है साहब प्रूफ करिए क्या, कि AC प्लस BD, जो डायगोनल मुझे गिवन है AC और BD, उनका सम ट्वाइस ऑफ BC के बराबर है। सम जो है ट्वाइस ऑफ BC, और उनका जो डिफरेंस है मतलब AC माइनस ऑफ BD, वो इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AB है। कहता है साहब प्रूफ करिए, ठीक है। पहले तो साहब डायग्राम ड्रॉ करो। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, इतना तो आप समझ गए कि जब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा और उसकी नेमिंग करूंगा तो एक सीक्वेंस में करी जाएगी, क्योंकि ABCD है। फिर लिखता है कि AC एंड BD आर डायगोनल्स, AC और जो BD हैं वो 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है। आज इसके डायग्राम पे आ, पहले डायग्राम बना। मान ले बेटे ये पैरेललोग्राम है AB C और D, ये पैरेललोग्राम हो गया साहब, ठीक है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। पहले तो आप ना इसको ड्रॉ करने का, बनाने का इसका अंदाज देखना। उसने बोला कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD,
तो जब आप ABCD बनाओगे तो जो वेक्टर्स हैं वो सीक्वेंस में आपको दिखनी चाहिए, सीक्वेंस के अंदर। आपके मन में ये ख्याल नहीं आ जाए कि ये वेक्टर इस साइड है या वो नीचे की तरफ क्यों नहीं हुआ, BC ऊपर किधर, ना, वो लैंग्वेज से पता चलता है। फिर बोलता है कि AC एंड BD आर द डायगनल्स। AC ये दुनिया जानती है डायगनल होता है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो, ये डायगनल है और ये भी डायगनल है। लेकिन साहब ये वेक्टर है डायगनल, वेक्टर लगा के दिया है, तो AC लिखने का अंदाज है कि A टेल है और C हेड है। इसका मतलब ये है कि ये डायगनल ऐसे है। बात समझ में आई है? और BD लिखने का मतलब है कि B टेल है और D हेड है। ये B है और ये D है। ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ा सा मैं ना दूर दूर इसलिए दिखा देता हूँ बेटे, जिससे आपको पता रहे कि ये एरो इस दर से स्टार्ट है। सही है, थोड़ा हल्का सा गैप दिखा दिया, थोड़ा दूर दिखा दिया है। ठीक है, अब मेरे से कहता है साहब प्रूफ करो। साहब प्रूफ कर चालू कर देते इधर से। क्या फिगर के अंदर, फिगर में देख लूँ ये सीक्वेंस है या नहीं, ये टेल हेड, ये बन गई सीक्वेंस। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटे, पहले का आंसर क्या, कि जो AC वेक्टर है वो AB प्लस में BC है। AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर, चेक कर। इसकी टेल हेड है, इसका टेल इसके हेड पर रखा हुआ है, इसको हम सीक्वेंस भी बोलते हैं। ये सीक्वेंस हो गई साहब, तो उसका अपोजिट ये है। ठीक है साहब, पहले की टेल से दूसरे के हेड के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या AC वेक्टर बराबर है AB प्लस BC? बिल्कुल सही है, मुझे AC चाहिए था। फिर BD की भी जरूरत पड़ती है दोनों में, तो BD भी लिख ले साहब, BD वेक्टर ये है, ये देख, इसको फिक्स, ये टेल हेड और टेल हेड, तो पहले की टेल से दूसरे के हेड के लिए, मतलब BD को मैं लिख सकता हूँ BC प्लस में CD, BC वेक्टर प्लस में CD वेक्टर। बिल्कुल सही है सर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इसी की जरूरत है, AC की जरूरत है और BD की जरूरत है, दोनों आइडेंटिटी में, दोनों मैंने लिख लिए, BC प्लस CD। अब आ जा, पहले को क्या प्रूफ कराता है, पहले के सॉल्यूशन में कहता है साहब AC प्लस BD करो। आ जाओ साहब, AC प्लस BD करते हैं। जब AC प्लस BD करूंगा तो ये तेरे पास आ जाएगा बेटे AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस BC और प्लस CD। बिल्कुल सही है सर, आ गया। अब तुम बड़े बच्चों ध्यान से देखो, AB और CD को पकड़ो कहाँ है। सर ये पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम से कंफर्म हो जाता है कि ये साइड इसके बराबर होगी, मतलब पैरेललोग्राम से कंफर्म हो गया कि AB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो CD वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ये कंफर्म हो गया। दूसरा तो ध्यान से देखिए, डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव वेक्टर हो गया, और इसका मतलब AB जो है वो नेगेटिव ऑफ CD के बराबर है। बात तो सही है सर, नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन लिखाई थी नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं सर, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ दैट्स व्हाई आइडेंटिटी जस्टिफाई हो गई। अगर ये जस्टिफाई हो गई साहब तो तू AB के बदले माइनस CD लिख दे या CD के बदले माइनस AB लिख दे की बात है। तो ये इज इक्वल टू हो गया बेटे AB प्लस ये दोनों BC ट्वाइस ऑफ BC माइनस ऑफ AB से AB कैंसिल आउट हुआ तो रिजल्टेंट आ गया ट्वाइस ऑफ BC। ये आंसर है सर। क्या ये पहली आइडेंटिटी प्रूफ में हो गई? हाँ सर, बोल बात समझ में आती है। दूसरी पे आ जा, दूसरी क्या कहती है, AC माइनस BD चाहिए। ठीक है साहब, AC माइनस BD कर देते हैं, AC माइनस ऑफ BD इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस, तो AB वेक्टर प्लस BC माइनस BC और माइनस CD माइनस ऑफ CD। कुछ कैंसिल आउट होता है? हाँ सर, BC से BC गया, ये तो यहीं काट दिया सर। अब ये बचा तेरे पास AB और CD, देख वही खेल वापस आ गया है ना बेटे। ये इज इक्वल टू हो गया AB, ये है माइनस ऑफ CD। ठीक है साहब, अब CD, ठीक है, ये माइनस है तो इस यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ऑफ AB, इट बिकम AB माइनस ऑफ माइनस AB, माइनस माइनस प्लस, द रिजल्ट बिकम ट्वाइस ऑफ AB। बोल सही बात है या नहीं? क्या आपको ग्राफिकल मेथड के अंदर जो रिजल्टेंट लिखना सिखाया वो बतौर आइडेंटिटी लिखना है? ये क्वेश्चन बना के दे दिया उसने।
अब इस क्वेश्चन को कराने का जो मकसद था एक तो ये था बेटे कि जब भी कोई वेक्टर ऐसे लिखा जाता है ना जैसे ए सी और बी डी, तो ये समझ जाइएगा ए टेल है और सी हेड है। क्योंकि जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उसके मन में ख्याल आ सकता है कि ये डायगोनल है, मैं जानता हूँ डायगोनल है ये, पर ये वेक्टर ही इधर क्यों गया ये कैसे पता आपको? क्योंकि वो ए सी लिखा हुआ है। ये ऊपर गया है ये कैसे पता है? क्योंकि वो बी डी लिखा हुआ है। क्लियर है? और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ए सी और ये ए बी डी सब पे वेक्टर डाला आइडेंटिटी में, तो सब पे वेक्टर सीक्वेंस में डालेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है बेटे, तो ये एक ग्राफिकल मेथड है बेटे। ऐसे हम लोग पॉलीगन लॉ है, मैं उसको अलग से लिखाऊंगा, वो भी यही ग्राफिकल मेथड में ही आता है। ट्रायंगल लॉ भी ग्राफिकल मेथड की फिगर है। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट था ये ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में पैरेललोग्राम लॉ के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।